यदि एनसीआरबी के डेटा को माने तो इस देश में सबसे ज्यादा जातिवाद से जुड़ी हुई घटनाएं और हत्याएं उत्तर प्रदेश में होती हैं, लेकिन उसके बाद नंबर आता है कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान का, जहां पर आए दिन बुरी से बुरी जातिवादी घटनाएं होती रहती हैं। इंद्र मेघवाल का किस्सा आपको पता है, एक लड़का जिसको मूंछ रखने पे मार दिया गया था, जिसको मटका छूने पे मार दिया गया था, एक महिला जिसको जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी कथित अपर कास्ट वालों के द्वारा। उसी कांग्रेस शासित राजस्थान से वही कांग्रेस जो आजकल सोशल जस्टिस की बात करने लगी है, लेकिन खुद के गिरेबान में झांकने की इस कांग्रेस को हिम्मत नहीं है। यही कांग्रेस सरकार अपने राज्य में उठ रही विरोधी स्वरों को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करती है, और जब भी कोई पार्टी सत्ता में बैठी होती है अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को उसी तरीके से दबाती है जिस तरीके से आज बीजेपी पर यह सारी पार्टियां इल्जाम लगाती हैं कि बीजेपी विरोधी स्वरों को बोलने नहीं देती। दूसरी तरफ एक और नेता है जो हर वक्त अपने समाज के लिए खड़ा होता है। जब भी जातिवादी कोई घटना होती है, जहां भी एट्रोसिटी होती है, वहां पर वो पहुंचता है और इस परिवार की मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी व्यक्ति को, उसी नेता को प्रदेश की गहलोत सरकार, प्रदेश की कांग्रेस सरकार रोकने की कोशिश करती है, पीड़ित के घर तक पहुंचने नहीं देती। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान अजमेर की घटना के बारे में। आप कुछ दिनों से ट्विटर, फेसबुक पर चंद्रशेखर रावण की वायरल वीडियोस देख रहे होंगे। चंद्रशेखर वहां पहुंच गए हैं और उस लड़के का सुसाइड नोट सामने आया है। वो लिखता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा दाह संस्कार चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया जाए। ये कितनी डिप्रेसिंग कहानी है, ये कितनी हृदय विदारक कहानी है जो कि इस वक्त राजस्थान से आ रही है। और वही राजस्थान जहां के स्वनाम धन्य मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला कर दिल्ली में सोशल जस्टिस की बातें करते हैं, लेकिन खुद के राज्य में क्या हो रहा है उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। चंद्रशेखर रावण वहां पर जाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां पहुंचने दिया जाता है। कई बार उन्हें रोका जाता है, कई बार उनको जो है हाईवे पे रोक लिया जाता है। पिछले दिनों जब इंद्र मेघवाल की ही घटना सामने आई थी, उस बच्चे की हत्या हो गई थी, तब उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, माफ कीजिएगा हिरासत में ले लिया गया था। अब ये देख सकते हैं जहां भी जातिवाद से जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं, वहां की सरकारें उस घटना को छिपाने की पूरी कोशिश करती हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हम पर जातिवादी होने का टैग लगाया जाए। क्योंकि जात से ये बचने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इनके सारे फैसले जात के आसपास ही होते हैं। यह बात बहुत जरूरी है। कोई एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी के सारे फैसले जाति के कारण ले, तो वो अपने पद पर बने रहकर जातिवाद से मुक्त कैसे हो सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर मैं अपनी जिंदगी के ज्यादातर पल जातिवाद के इर्द गिर्द गुजार रहा हूं, तो मैं कैमरे पर आकर न्यूट्रल कैसे हो सकता हूं? लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जाति को दूर रखा जाए और उसकी परेशानियों को एड्रेस किया जाए, उससे जुड़ी समस्याओं के ऊपर बात की जाए। जब तक बात नहीं होगी तब तक समाधान नहीं निकाला जा सकता। यह वीडियो देखिए, चंद्रशेखर आजाद का यह वीडियो है। चंद्रशेखर वो कहते हैं उस सुसाइड नोट के जवाब में, मेरे छोटे भाई अगर तुम जिंदा होते तो मैं तुमसे जरूर मिलने आता, लेकिन अब तुम नहीं हो इस दुनिया में, तो मैं तब तक डटा रहूंगा, तब तक तुम्हारे परिवार के साथ रहूंगा जब तक तुम्हें न्याय नहीं मिल जाता। ऐसे नेता, ऐसे मानवीय नेताओं की हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसे नेताओं को, हमारे समाज को समझना भी पड़ेगा कि जब जब कोई घटना होती है, चंद्रशेखर जरूर पहुंचते हैं। चंद्रशेखर, एक व्यक्ति के पहुंच जाने से किसी का दुख तो कम हो नहीं सकता, यह तो सीधी बात है। उस परिवार का दुख कोई भी व्यक्ति कम नहीं कर सकता, लेकिन उस परिवार को एक हिम्मत मिलती है कि हमारा समाज हमारे साथ कम से कम खड़ा तो है। लेकिन जब पूरे देश में चुने हुए 134 एमपी और एमएलए शांत रहते हैं ऐसी घटनाओं पर, तब समझ आता है
कि राजनीति सभी के मन को मैला कर देती है। वो सभी नेता, वो सभी राजनेता उन्हीं पृष्ठभूमियों से आते हैं जिस पृष्ठभूमि को आज सबसे ज्यादा दंश झेलना पड़ रहा है, लेकिन वो सत्ता में पहुंचते ही खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि समाज तो चलता रहेगा, कुर्सी बची रहनी चाहिए। आपको यह समझना पड़ेगा कि आप जब तक अपने नेताओं से सवाल नहीं करेंगे, आप जब तक अपने नेताओं की जवाबदेही तय नहीं करेंगे कि हमने आपको चुनकर भेजा तो आप हमारी बात क्यों नहीं करते हैं, जब हम पर कष्ट आता है तो आप गायब कहां हो जाते हैं, तब तक कोई नेता आपकी बात नहीं सुनने वाला है। और एक चंद्रशेखर हैं जो अभी तक उस बच्चे के घर पे डटे हुए हैं, उस बच्चे के घर पर हैं और कह रहे हैं जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक जिन पर आरोप है उन पर कार्रवाई शुरू नहीं होगी, तब तक वे उस बच्चे के घर से नहीं हिलेंगे। वो बहुत बड़ा मजमा उस बच्चे के घर पे लगा हुआ है और जो आरोप है वो गुर्जर समाज के व्यक्ति के ऊपर लगा है। आप कह सकते हैं कि दोनों ही बहुजन समाज के आते हैं, गुर्जर और जिस व्यक्ति ने जो है सुसाइड किया दोनों ही बहुजन समाज से आते हैं। तो ये जातीय घटना कैसे हुई? हो सकती है क्योंकि आपकी जाति का दंभ आपको जातिवादी बनाता है। यदि आपको घमंड है एक जाति में पैदा होने का और उस घमंड के चलते आप दूसरे व्यक्ति को दबा के रखना चाहते हैं तो आप जातिवादी हैं। लेकिन हम इसमें गुर्जर समाज को दोषी नहीं बोल सकते कि गुर्जर समाज ऐसा नहीं है, क्योंकि एक भी गुर्जर नेता ने उस आरोपी का समर्थन नहीं किया है। एक भी गुर्जर समाज की रैली उस आरोपी के पक्ष में नहीं निकाली गई है, जबकि अगर कोई ब्राह्मण अपराधी होता तो अब तक भगवा गमछे डालकर रैलियां निकाली गई होती कि इस व्यक्ति के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हाथरस में आपने देखा था, वहां पर जो दोषी थे, जिन पर आरोप लगा था, उनके समर्थन में रैलियां निकाली गई। जब कठुआ जो है बलात्कार हुआ, कठुआ की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, तब वहां के जो दोषी थे उनके समर्थन में रैली निकाली गई। आप देख सकते हैं कि बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं वो तो कन्विक्टेड हैं, सुप्रीम कोर्ट मानता है कि ये दोषी हैं और इनको सजा हुई है, उम्र कैद की सजा हुई है, उनको बाहर लाया जाता है, कहा जाता है कि ये ब्राह्मण है, संस्कारी है, इनका व्यवहार अच्छा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुजरात सरकार का हलफनामा कह रहा है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया है, ये कारण बताते हुए कि हमने बिल्किस बानो के अपराधियों को क्यों छोड़ दिया। तो जातिवाद तब होता है जब आरोपी के पक्ष में पूरा समाज खड़ा हो जाए, उससे पहले आप किसी समाज को जातिवादी नहीं कह सकते हैं। इस पूरी घटना के बारे में, इस नेता के बारे में जो हर जगह पहुंचता है, हर वक्त अपने समाज के साथ खड़ा रहता है, आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। धन्यवाद।